हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे। तो मॉर्निंग में हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास चलती है और इवनिंग में एक प्रैक्टिस सेट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम UPSSC फॉरेस्ट गार्ड और SCGD से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन की सीरीज है। तो डेली हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। तो इच्छार्थक वाक्य जैसे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, इच्छार्थक जिसमें इच्छा व्यक्त की जाए। तो सौरभ को बुलाओ, ये आज्ञा दी जा रही है, तो ये हो गया आज्ञावाचक। तुम्हारा मंगल हो, तो यह है इच्छा या कामना। तुमने सुना होगा, तो यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। और आज विद्यालय में अवकाश है, तो ये साधारण सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। तो शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? एक्सपीडाइट। तो एक्सपीडाइट आता है हमारा किसी एक्शन या प्रोसेस के लिए। अर्जेंट आता है किसी वर्क आदि के लिए। और क्विकनेस होता है तत्परता यानी शीघ्र। फास्टनेस स्पीड वगैरह के लिए आता है। इसका ऑप्शन नंबर होने वाला है हमारा सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ये हमें बताना है रचना के काल के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। रचना ये तो आपको जब साहित्य कराएंगे तभी क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल मैं बता देता हूँ। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? ध्रुव स्वामिनी है हमारे जयशंकर प्रसाद जी की। तो जैसे मैं बताता हूँ ये कौन सी रचना किसकी है, ये आप नोट डाउन कर लिया करिए। प्रैक्टिस सेट से ये होता है कि मोस्ट आ जाती हैं, और जब टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारी पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम टॉपिक कराएंगे तो उनको इस तरह से पढ़ाएंगे रिलेट करके कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगी। लेकिन यहाँ से ऐसा होता है प्रैक्टिस सेट में, यहाँ पर होता ये है कि कभी कभी प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट रचनाएँ आती हैं। तो इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लिया करिए और इनको याद भी कर लिया करिए। सिंदूर की होली, तो सिंदूर की होली किसकी है? तो सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारे लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस है मोहन राकेश जी की। मोहन राकेश। और ये इसकी विधा है नाटक। ये भी याद रखना है कि किसकी क्या विधा है, क्योंकि ऐसे ही पूछ लेता है कि लहरों के राजहंस की विधा क्या है। 8वां सर्ग ये कालिदास से रिलेटेड है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान, तो वहाँ पर होता है विभावना। क्वेश्चन नंबर 5, दांतों तले उंगली दबाना। तो इस मुहावरे का अर्थ है आश्चर्य करना, हीनता प्रकट करना, बहुत हैरान होना या मुसीबत में पड़ना। तो दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 6, किस शब्द में प्रत्यय है? तो किस शब्द में प्रत्यय है? ननिहाल, बेहाल, खुशहाल या बहाल। तो यहाँ पर खुशहाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो वे होते हैं हमारे यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? हमने वर्णमाला का चैप्टर किया था, उसमें बताया था मैंने द्वित्व क्या होते हैं। तो वर्णमाला हमने 3 पार्ट में कराई थी। जिसने वो वीडियो देखी है वो इसको देखते ही आंसर लगा देगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वर्णमाला की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप चेक कर लीजिए और उनको देख लीजिए। वर्णमाला बहुत अच्छे से कराई है, आपको वीडियोस में ही याद हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बलगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आप पधारिए और यहाँ पर भरना है ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण कीजिए? आसन्न। तो आसन्न तो वो होता है जहाँ पर
कोई व्यक्ति पहले से बैठा होता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं आसन्न व्यक्ति। ठीक है। व्यसन, व्यसन होता है ग्रस्त, ऐसन या आसन, तो आसन ये वाला ठीक होने वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 1 और 6 तो रहेंगे अपने स्थान पर जहाँ पर हैं, और बाकी के 4 को हमको व्यवस्थित करना है। गलत क्रम में है, सही क्रम में लगाने हैं। भरतनाट्यम नर्तकी का श्रृंगार, इसके बाद आने वाला है श्रृंगार की जाती है, नहीं आएगा, ये तो किसी टाइप से मैच ही नहीं हो रहा। सूक्ष्मता व चतुरता, तो श्रृंगार इसमें कॉमा नहीं है तो सूक्ष्मता नहीं आएगा। लावण्य व आकर्षण, अगर उसकी विशेषता की बात की जाती है तो श्रृंगार के बाद कॉमा होता। व साज सज्जा, तो यहाँ पर देखो जोड़ने के लिए व लगा दिया। भरतनाट्यम नर्तकी का श्रृंगार व साज सज्जा, तो सबसे पहले आने वाला है व। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा व दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। एक ही ऑप्शन में व है, तो आंसर लगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम बचाना होता है ना, तो टाइम का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो आप देखते ही समझ गए होंगे अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है, अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए वाक्यों में किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। देखिए आज हमारा सुबह का टॉपिक था विराम चिन्ह, तो हमने विराम चिन्ह पढ़े थे बहुत अच्छे से, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करना है और कहाँ पर करना है। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हमने विराम चिन्ह ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो मैं उस बच्चे से कहना चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका आंसर सही हुआ या गलत। अगर आपका आंसर सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर नहीं हुआ है तो मैं आपसे कहूँगा एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होने वाला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। हाँ इसके बाद कॉमा, मैं सच कहता हूँ फिर से कॉमा, बाबूजी फिर से कॉमा, माँ बीमार है कॉमा, इसलिए मैं नहीं गया। अब यहाँ पर हमारी बात पूरी हो गई, तो पूर्ण विराम। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें बताना है कौन सा युग्म गलत है। चिड़िया चिड़ियाँ, तिथि तिथियाँ, नदी नदियाँ, जनता जनताएँ। तो यहाँ पर इनके बहुवचन दे रखे हैं, तो जनता का जनताएँ नहीं होता, जनता का जनता ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या बुंदेली, तो कवितावली है हमारी ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वाक्यांश में अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर हमें एक शब्द बताना है। किसी की सहायता करने वाला, तो सहकार होता है, सहकार तो आम होता है। सहायक, तो वो होता है सहायक। सहृदय, अच्छे हृदय वाला, और सहचर, साथ रहने वाला या साथ चलने वाला, साथ काम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, तो ये आपका गद्यांश है। आज का गद्यांश बहुत इजी होने वाला है, तो चलिए गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। इन एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैं पहले पैसेज पढ़ लेता हूँ। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे ऑप्शन पर बात करते हुए चलता हूँ, तो इसलिए वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं अपने पैसेज की। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। ठीक है, कबीरदास जी के बारे में बात हो रही है, आगे देखते हैं। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है, उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके, और कहनी अनकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी ताकत बहुत कम लेखक में पाई जाती है। तो हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका आंसर समझ जाओगे कि हमारा आंसर होने वाला क्या है, अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा है तो। आप वीडियो रोक करके भी पैसेज पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? कबीर वाणी के महापंडित थे, धनी थे, डिक्टेटर थे या लोकनायक थे? तो जैसे कि पीछे आई थी एक लाइन में आपको दिखा दूं, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो ऑप्शन नंबर सी, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। अगर आप ऐसे ध्यान से पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? तो भाषा कैसी नजर आती थी? लाचार सी। तो कौन से ऑप्शन में है? भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता था या भाषा लाचार सी नजर आती थी? देखिए ऑप्शन नंबर तो बी हमारा करेक्ट, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है, भाषा में बिखराव दृष्टिगत होता था। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर है। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? तो कैसी हिम्मत नहीं है, जैसे कि पैसे में बताया था कि वह इस फक्कड़ की, मतलब कबीरदास जी को फक्कड़ बोला गया है, कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके, कि भाषा उनको मना ही नहीं कर पाती, इतनी भाषा में हिम्मत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? तो यहाँ पर बताना है कि कैसी ताकत थी कबीर की भाषा में। असत्य को सत्य सिद्ध कर दे, एक है कहानी को मनोग्राही बना दे। तो ये जैसे कि हमने पढ़ा था, एक है कहानी को मनोग्राही बना दे, कबीर की भाषा में ऐसी ताकत थी। क्वेश्चन नंबर 20, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? तो उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, उसी रूप में भाषा से प्रकट नहीं कर सकते थे, परोक्ष रूप में व्यक्त कर देते थे, अधिक दुरूह बना देते। तो ऑप्शन नंबर ए, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो मंदिर और मंदिरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, पूजा गृह, पुजारी, मकान सवारी, गुफा या बड़ी गुफा, देवालय या अश्वशाला। अब आप मुझे बताइए कि ऑप्शन नंबर ए किस किस का आंसर था? तो इसका ऑप्शन ए गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, मंदिर होता है देवालय और मंदिरा होता है अश्वशाला। यहाँ बहुत बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया होगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। मतलब 3 विकल्प खग के अर्थ हैं और एक ऑप्शन खग का अर्थ नहीं है। बाण, पक्षी, मृग या गंधर्व। तो ऑप्शन नंबर सी, मृग। मृग होता है हिरन, तो खग का अर्थ मृग नहीं है, और बाकी के 3 बाण, पक्षी, गंधर्व तीनों खग के अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आस्था का विलोम शब्द है। तो आस्था का अनास्था। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। तो व्यवहार होता है हमारा आचार, और मत होता है हमारा विचार। आचरण और सिद्धांत, मत सिद्धांत नहीं होता है, सिद्धांत अलग बात होती है और मत अलग बात होती है। व्यवहार आचरण होता है लेकिन मत सिद्धांत नहीं होता। व्यवहार बर्ताव होता है लेकिन मत कोई निर्णय नहीं होता, मत दे दिया जाता है और निर्णय या निष्कर्ष अलग बात होती है। और यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। तो बताना है कि कौन सा चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। नागर होता है, पटु होता है, दक्ष होता है, लेकिन देवप्रिय चतुर का समानार्थी नहीं होता। इसके नीचे इसकी उत्तरमाला दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।